Ladies and gentlemen, we start our lecture with beautiful quote. Whatever happening outside the world, it is not in my control, but whatever happening inside me, at least I have a privilege to control it. I should control how I'm thinking. I should think how I work and plan my day. How can I read book? How can I plan, make goal, and visualize things? These are in my control. I should work, and we should leave what other thinking, what other doing. At least whatever in our control, we should control it and work it and create our own destiny. What is an ode and types of ode poem? कल आपने बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन किया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि सर व्हाट इज एन ओड? ओड बेसिकली वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इस वर्ड का मतलब था, वो इसको इस सेंस में इस्तेमाल करते थे, कोई इवेंट होता, किसी विक्ट्री का इवेंट, किसी परफॉर्मेंस या किसी गेम में किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ, तो उस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ओड का इस्तेमाल किया जाता। मतलब उसके ऊपर सिंगिंग की जाती, गाया जाता, कुछ लिखा जाता, कुछ पढ़ा जाता। तो ये वर्ड डिफरेंट पर्सपेक्टिव में फिर यूज होता होता रोमांटिक्स राइटर्स के पास आ गया, पोएट्स के पास। उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, मतलब वो डिफरेंट मेथड से इसको यूज करना शुरू कर दिया कि वो एक टॉपिक लेते, एक इवेंट लेते और फिर उसके ऊपर वो ख्यालात का इजहार कर देते। लेकिन पहले एंशिएंट ग्रीक में जब कोई गेम में अच्छी परफॉर्मेंस करता था, आपको पता है ओलंपियन गेम्स होती हैं, वो भी उनसे रिलेटेड है, रोमन ग्रीक से रिलेटेड। तो ये सारी गेम्स वहां होती थी। वहां इतना बड़ा थिएटर था ग्रीक के अंदर कि जब वो आप गवर्नमेंट के बारे में कुछ ख्यालात का इजहार करते थे, तो वो क्या करते थे, ट्रियोलॉजी की फॉर्म में प्ले लेकर आते थे। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर उस वक्त ऐसे तो इजहार नहीं किया जाता, लेकिन रोमन ग्रीक्स ने बहुत बड़ा थिएटर बनाया हुआ था, वहां पे प्ले कंडक्ट होता उस वक्त। और अभी भी मैं पिक्चर आपको दिखा दूंगा, रोमन ग्रीक्स में अभी भी मौजूद है, अरिस्टोटल प्लेटो के दौर की। अरिस्टोटल प्लेटो उस वक्त वो जहां बैठते थे, वो चीजें मौजूद हैं वहां पे, पत्थरों पे वो ऐसे बने हुए हैं, वो यानी बैठ के पढ़ाते थे। तो उसके बाद यानी रोमन्स आए, रोमन्स और ग्रीक जैसे सिविलाइजेशन ये बढ़ती गई, तो उन्होंने फिर अपना कथारसिस करने के लिए कि वो किसी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, किसी इवेंट के बारे में किस तरह उसको एक्सप्रेस करते थे, तो वो प्ले कंडक्ट करते थे। उस वक्त के 3 मेन ट्रेजिडियंस थे। बड़े का नाम था एस्कलिस, उससे छोटे का नाम था सोफोक्लिस, और तीसरे का नाम था यूरिपिडीज। तो उन्होंने वो भी अपने प्लेस के अंदर, जो प्लेस वो लिखते थे उसके अंदर यूज करते हैं। जैसे इडिपस रेक्स को अगर आप पढ़े तो उसके अंदर स्ट्रोफी का जिक्र आता है, एंटी स्ट्रोफी का जिक्र आता है। तो स्ट्रोफी क्या होती है? स्ट्रोफी का मतलब होता है कि जब जो प्लेयर्स हैं वहां पे, कोरस जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो राइट से लेफ्ट जाती हैं, फिर लेफ्ट से राइट आती हैं। तो वो अपनी ओड जो गाते गाते इस साइड को जाते थे, उधर से ओड गाते हुए इधर को आते थे। तो ये किस्म का सॉन्ग था जो गाया जाता था पोएटिक फॉर्म में। तो यहाँ आया किधर से? रोमन ग्रीक से। अभी हम इसको देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ ऑड्स भी होती है। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक क्या है? ऑड इज एन लिरिक पोएम। एक लिरिक पोएम थी जो गाई जाती थी, पढ़ी जाती थी, which was used by the ancient Greek to praise individual ideas, event, leaders and victors in war games. इस एक्टिविटी में कोई कामयाब होता, अच्छी परफॉर्मेंस देता, तो फिर उसके ऊपर ये ऑड पड़ी जाती। कल मैंने आपको बताया था कि किसी सीरियस इवेंट, किसी खास इवेंट के ऊपर कुछ लिखना, बयान करना, उसी को ऑड कहते हैं। तो ये वही चीज है। ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीक में इसका ओरिजिन हुआ, वहां से ये ओरिजिनेट हुई। Odd poems were originally performed publicly, celebrate the athletics victories,
किसी विक्टर की जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये पब्लिकली ये सेलिब्रेट की जाती, थिंक किया जाता। लेकिन बाद में इसमें कुछ मैनिपुलेशन, कुछ चेंजेस आई और ये रोमांटिक पोएट्स के हाथ आ गई। तो उन्होंने क्या किया, हु यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस, क्योंकि वो इमोशनल पोएट्स, वो इमोशन के पोएट थे, वो पैशन के पोएट थे, वो इमेजिनेशन के पोएट थे, वो थिंकिंग के पोएट्स थे। तो उन्होंने उसके अंदर पैशन इमोशन डाल के इसको कुछ और बना दिया, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज डाल दी। टुडे वी यूज अ टर्म और टू डिस्क्राइब द एनी आउटपोरिंग्स ऑफ प्रेज and modern odd poems have evolved and include various style and form. इसमें फिर मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है, इसके ऊपर पीबी शैली ने भी लिखा है, इसके ऊपर दीगर पोएट्स जो हैं उन्होंने भी लिखा है। माइकोए मिस्ट्रेस, इस तरह के कुछ मेटाफिजिकल पोएट्स ने भी लिखा है। बहुत सारे लोगों ने फिर इसको इस्तेमाल किया। ये भी एक किस्म की पोएम ही होती है, किसी इवेंट, किसी टॉपिक और किसी इशू के ऊपर लिखा जाता है। इसमें है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑड, इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझने वाला है कि ऑड का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप खुद ऑड लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप ऑड कैसे लिख सकते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, ऑड के अंदर होता है स्ट्रोफी। क्या होता है? स्ट्रोफी। स्ट्रोफी। दूसरा एंटी स्ट्रोफी। तीसरा अफोर्ड। अब ये चीजें समझने वाली है कि ये क्या है। ये किसी 2 लाइन्स 4 लाइन की एक रेपिटेशन होती है जिससे आगाज होता है, मतलब जहां से इनिशिएशन हो रही है थॉट की कि आप कहना क्या चाहते हो। और उसके बाद मतलब स्ट्रोफी जो है 2 और मोर लाइन की जो रेपिटेशन है एज अ यूनिट, जब कोई बात की जाती है, जब हम कुछ लिख रहे हैं तो वो स्ट्रोफी कहलाती है। लेकिन एंटी स्ट्रोफी उसी का एक थीमेटिक काउंटर बैलेंस होता है। उसके काउंटर में जो बात की जाती है उसको कहते हैं एंटी, का मतलब होता है ना एंटी, उसके अगेंस्ट एंटी स्ट्रोफी फिर चलती है उस पोएम के अंदर। जैसे जॉन कीट्स ऊपर डिस्कस करता है, फिर नीचे ऐसे डिस्कस करता है। और आखिर में आप देखेंगे कि फैंसी कांट चीट मी, फैंटेसी वर्ड तुम मुझे चीट नहीं कर सकती, जॉन कीट्स कहता है। जॉन कीट कहता है। पहले तो वो नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाता है कि तेरे सॉन्ग बहुत प्यारे हैं, तू एंशिएंट ग्रीक में भी सुनी जाती थी, उस वक्त भी तेरे सॉन्ग गाए जाते थे, तू एक इमॉर्टल बर्ड है। मेरा दिल करता है कि मैं एक ऐसी शराब पीऊं जो कंट्री साइड से बनी हो, फ्रांस के किसी साउदर्न साइड से वहां से आई हो, और वो फ्लावर से बनी हो, और उसको बड़ी देर तक नीचे दबाया गया हो, और मैं मुंह को लगाऊं, और जैसे ही वो बीकर जो है अपने मुंह को लगाऊं तो मेरा मुंह जो है वो गुलाबी हो जाए। मैं ऐसी शराब पीना चाहता हूं, और उस शराब के नशे में मैं तुम्हारे साथ फ्लो करना चाहता हूं। नाइटिंगेल, नाइटिंगेल क्या तू प्यारा परिंदा है, मैं तेरे सॉन्ग कितने प्यारे हैं, मैं तेरे साथ फ्लो करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ उड़ उड़ के इस दुनिया से वहां जाना चाहता हूं। लेकिन मैं बैकस की तरह, जो शराब का देवता है, उसकी तरह, और उसकी जितनी भी साथ उसकी मेड्स हैं, उसके फॉलोअर हैं, या उसके ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप है बैकस देवता गॉड, मैं उसकी तरह नशे में तेरे साथ नहीं उड़ना चाहता। मैं पोएट्री के विंग्स के ऊपर तेरे साथ उड़ के जाऊंगा। ऊपर एक आइडिया देता है, फिर नीचे कोई और आइडिया देता है, स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी इस तरह चलता है। और अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है कि जो ऊपर बात चल रही है, जो उसका कंक्लूजन होता है, कंक्लूड जिस आइडिया से आप कर रहे हैं, जिसके जरिए आप कंक्लूजन दे रहे हैं, उसको अफोर्ड कहते हैं। इट सर्व टू कंक्लूड द आइडिया ऑफ द, जो ऊपर दिया गया है रेपुटेशन का और काउंटर बैलेंस, थीमेटिक काउंटर बैलेंस का, उसका जो कंक्लूजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अफोर्ड। इसकी समझ आ गई कि जो 2 लाइन की रेपुटेशन है ऊपर आ रही है वो स्ट्रोफी है, फिर उसका जो थीमेटिक काउंटर बैलेंस है उसको हम एंटी स्ट्रोफी कहते हैं, जो उसका कंक्लूजन होता है उसको अफोर्ड कहते हैं। और ये एक ऑड के अंदर होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ऑड का। इसको जरूर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं। पहले आप एक स्ट्रोफी बनाएं, रेपुटेशन की कोई लाइन की, या जो भी आप कहना चाह रहे हैं बात,
उसका काउंटर बैलेंस नीचे बनाए थीमेटिक, जिसको एंटीस्ट्रॉफी कहते हैं, और नीचे उसका अफोर्ड मीन कि उसका कंक्लूजन भी दें, लें जी। इन दोनों का जो कंक्लूजन है वो इसमें आता है अफोर्ड के अंदर। ये है स्ट्रक्चर ऑफ सॉन्ग ओड। ओड क्या है? ओड किसी सीरियस इशू, किसी इवेंट, किसी कामयाबी पे, किसी खास आइडिया के ऊपर, किसी खास बात के ऊपर जो आप लिख रहे हैं, एंशिएंट ग्रीक में इसकी ओरिजिन हुई थी, और जो आप लिख रहे हैं वो ओड होती है। और ओड का अपना एक स्ट्रक्चर है, हर किसी को ओड नहीं कह देते, कोई ऐसे को हम ओड नहीं कह सकते, किसी आर्टिकल को ओड नहीं कह सकते, किसी थीसिस को ओड नहीं कह सकते, किसी बुक को नहीं कह सकते। उनका अपना स्ट्रक्चर है लिखने का। इसका एक अपना स्ट्रक्चर है कि स्ट्रोफी होता है, एंटी स्ट्रोफी होता है, फिर अफोर्ड होता है। उसके बाद 3 तरह की ओड्स हैं हमारे पास जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक पेंडेरिक ओड है, उसके बाद हमारे पास एक और ओड है होमरिक एक ओड है। तो इस तरह डिफरेंट 3 तरह की ओड्स हैं जिनको हम डिस्कस करें। पेंडेरिक ओड्स जो है ये कहां से आई है? पेंडेरिक ओड जो है दूसरी होरेशियन ओड है। ये एक हॉरेस एक पोएट था, रोमन पोएट था आई थिंक, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। होरेशियन ओड, होरेशियन जो है वो निकली है हॉरेस से। हॉरेस भी एक पोएट था। तो हॉरेस ने जो इस पे वर्क किया है ओड के ऊपर, उसको हम कहते हैं होरेशियन ओड, हॉरेस से आई है। पिंडेरिक, पिंडर भी एक पोएट था, ग्रीक पोएट था, जो पिंडर ने ओड लिखी थी या उसने जो स्ट्रक्चर दिया है ओड का, वो आई है पिंडेरिक ओड से जानी जाती है। इसको नोट कर लें, 3 तरह की ओड्स हैं। एक पिंडेरिक है और पहली पिंडेरिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पिंडेरिक ओड्स, पिंडेरिक ओड जो है वो नाम से जानी जाती है ग्रीक पोएट के जिसका नाम था पिंडर। पिंडर लिव्ड अराउंड अबाउट 5th सेंचुरी बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। हजरत ईसा से भी 500 साल पहले का राइटर है पिंडर। ऑफन क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द पोएटिक फॉर्म, ये इसने क्रिएट की थी। पिंडेरिक ओड कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड मेलोडिकली हार्मोनियस। ठीक है, इसके अंदर उसने कहा कि ये चीजें होती हैं। पिंडरिक जो ओड है, पिंडरिक ओड्स जो है उसके अंदर स्ट्रोफी होती है और एंटी स्ट्रोफी होती है। ठीक है, ये इसने क्रिएट की थी, उसका नाम पिंडर था। 5th सेंचुरी का ग्रीक पोएट है, 5th सेंचुरी का। यानी अगर ओड के बारे में कुछ पूछ लें तो आप ओड के बारे में डिफाइन कर सकेंगी, आपके पास इतना नॉलेज होगा। दूसरा है होरेशियन और एक इर्रेगुलर ओड होती है। होरेशियन ओड एक हॉरेस पोएट था। तो हॉरेस ने जो आपको स्ट्रक्चर दिया ओड का, जो उसने वर्क किया ओड के ऊपर, तो उससे हॉरेस, उसको जाना जाता है होरेशियन ओड। नेम्ड आफ्टर द रोमन पोएट, ये रोमन पोएट था, नाम है हॉरेस। हॉरेस हु लिव्ड ड्यूरिंग द 1st सेंचुरी। द होरेशियंस ओड कंसिस्ट ऑफ द 2 or 4 स्टैंजा, इसके 2 या 4 स्टैंजा होते हैं। एंड दे शेयर द सेम मीटर राइमिंग स्कीम्स एंड लेंथ, यानी उनके मीटर जो हैं वो सेम होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, आइएम्बिक मीटर होता है, डेक्टलिक मीटर होता है, और इस तरह के मीटर्स होते हैं। एक डेक्टलिक होता है, एक उसके अलावा पेंटा होता है, और डिफरेंट मीटर, हेप्टा मीटर होता है, हेक्सा मीटर होता है। ये सारे मीटर्स हैं जो आप पोइट्री में, और पोइट्री में ज्यादा जो मीटर्स इस्तेमाल होते हैं वो पेंटामीटर में की जाती है। ठीक है। irregular odd follow neither Pindric nor the Horatian forms. Irregular odds typically include rhyming as well as irregular verse structure stand. Irregular का मतलब irregular, बेतरतीब, किसी रेगुलर पैटर्न के बगैर, ये दोनों को फॉलो नहीं करती। तो ये और तरह की एक ओड है। अब हमने ये सीख लिया कि व्हाट इज ओड। ओड को अपने लफ्जों में अगर आप बताना चाहें तो बताएं, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अभी क्या समझ आई है सर?
ऑड में ना फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉफी यूज होती है, उसके बाद ट्रॉफी में ये होता है कि हम रेपिटेशन, मतलब कोई भी बात कर रहे होते हैं उसको दो चार लाइनों में बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। फिर एंटी से ट्रॉफी होती है जिसमें थीमेटिक मतलब काउंटर थीमेटिक होती है, उससे यस, अपोजिट होती है। और एंड पे ना अपोर्ड होता है जो दोनों का कंक्लूजन होता है। थीमेटिक और काउंटर बैलेंस मतलब वो जो बैलेंस। पहला कॉन्सेप्ट होता है उसके काउंटर कोई बात की जाती है और नीचे। यस सर। और ट्रॉफी में जो है ना चोरस राइट टू लेफ्ट जा रहे होते हैं, सिंगिंग करते जो है ना डिस्क्राइब कर रहे होते हैं सारी सिंग सारे इवेंट को। और जो एंटी ट्रॉफी में वो लेफ्ट टू राइट जाके ना सारा डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और एंड पे कंक्लूजन अपोर्ट्स। निकल आता है। और कितनी किस्म की होती हैं ऑड्स? ये इरेगुलर, होरेशियन और पिंडेरिक, पिंडेरिक। जो पिंडर जो फिफ्टीन सेंचुरी का फिफ्थ सेंचुरी का पोएट था उससे ये आई है। और दूसरी होरेशियन यस सर। फर्स्ट सेंचुरी का रोमन पोएट था उससे आई है। और और नीचे तीसरी इरेगुलर जो इरेगुलर इन है। दोनों को ही पिंडेरिक फॉलो में नहीं ये करती। था। बोले बोले। यस सर। यस। यस सर। और जो पिंडारिक है उसमें हमने स्ट्रॉफी और एंटीस्ट्रॉफी को यूज किया, मतलब उसने ये बताया था स्ट्रक्चर कि उसमें स्ट्रॉफी और एंटीस्ट्रॉफी यूज होती है। और हरीशियन ने ये बताया था कि उसमें मतलब स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम होती है, मीटर्स यूज होते हैं। मैं इसी तरह की बातें बताई हैं। और जो इरेगुलर है उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई सिमेट्री नहीं होती, स्पेसिफिक कोई भी उसकी शेप नहीं होती, उससे इरेगुलर कहते हैं। यस, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आप अपने लफ्जों में इसे लिख सकें। सो लेट्स सी यस नाउ सर। ओड टू नाइटिंगेल। पहली बात तो ये है कि ये नाइटिंगेल कहाँ से आया है। आपने बहुत दफा नाइटिंगेल का लफ्ज सुना होगा। नाइटिंगेल इज अ बर्ड एंड इट यस सर। सिंग्स, बर्ड। it usually sings at night and even in the day. So you can listen to the song of the nightingale sometime singing at night and sometime even singing in day as well. So it looks very beautiful, and there are several species of nightingales, especially in our country. You can see there is a head on the nightingales and having a long tail, and very beautiful nightingales. Sometime I think when we were young, quite young, we were around about 12, we were in our teen. What happened? We go to our dera, and over there I saw many species of the nightingales, and they were very beautiful. In my childhood I liked nightingales. It was very beautiful bird. And singing of nightingales, several species of nightingales, some are green, some are black, and some are white black shades. So these are very beautiful birds. Night mean night, and gale mean to sing. Gallon, night, night. और गैलन टू सिंग, जो गाता है। तो ऐसा परिंदा जो गाता है रात के वक्त। नाइटिंगेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नाइट, and old English gallons to sing. The genus names Lucinia is Latin for the nightingales. तो ये एक लैटिन वर्ड से ही